कि नाजरीन आदाब। मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। मुल्क के तमाम संसाधनों को बेचा जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, किसान बिल के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है, चंद एक कंपनियों को मरकजी हुकूमत फ़ायदा पहुंचा रही है। यूपी के अंदर कानून व्यवस्था निढाल हो चुकी है। कोरोना को लेकर के सरकार अभी भी तमाम तरह के बहाने ही कर रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आज एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी से बात की और जाने इन तमाम मुद्दों पर उनके ख्यालात। सर, जो मुल्क के अंदर हालात हैं इस समय, मरकजी हुकूमत ने तमाम संसाधनों को बेच दिया है, इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में तो बिल्कुल साफ है कि यह सरकार देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली है और चंद उसके जो हैं उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटा है और एसएल ग्रुप वगैरह कुछ इस तरह से कुछ हैं 5-7 लोग, जिनके हाथों में पूरी तरह से देश की तमाम संपत्ति को कौड़ियों के भाव सौंपा जा रहा है। अब मैं इसे कहूंगा कि कौड़ियों के भाव नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं फ्री में। फ्री में इस तरह से मैं कहूंगा क्योंकि जिस संपत्ति को वो खरीदते हैं वो लोन लेकर खरीदते हैं, उस पर लोन लेते हैं, तो वो लोन में पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है, देश की जनता का पैसा है जो बैंकों में रखा है। उसी से वो लोन लेते हैं और उसके बाद वो लोन चुकाते नहीं हैं और यही सरकार उन उद्योगपतियों का लोन वो माफ कर देती है, जिसे कहते हैं कि बट्टे खाते में डाल दिया। इस तरह से ये काम करते हैं, तो बिल्कुल फ्री में मतलब उनको दिया जा रहा है, उनकी झोली में पूरी तरह से सौंपा जा रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और एक साजिश में आज मैं आपको इसका खुलासा करना चाहता हूं। साजिश इस तरह की है कि इस देश में जो अंबानी है, उस अंबानी को, या सीधे शब्दों में कहूं मुकेश अंबानी को और अडानी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार करने का एक पूरा षड्यंत्र है और उनके हाथों में देश की तमाम संपत्ति को सौंप के पूरे देश के बाकी लोगों को गुलाम बनाने की यह साजिश है। सर, बात की जाए कोरोना की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आने वाले 2-2.5 महीने खतरनाक स्थिति ला सकते हैं। इस बाबत क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खतरनाक स्थिति ला सकते हैं। खतरनाक स्थिति क्या अब नहीं है क्या? अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह की स्थिति आज है, जितनी भयानक स्थिति आज है, अब उससे भी भयानक होने वाली है। तो केंद्रीय मंत्री क्या करें? इसको ऑलरेडी ही डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं, चाहे वो आईएमए के डॉक्टर्स हों, अध्यक्ष हों उनके, वो कह चुके हैं, चाहे डॉक्टर गुलेरिया हैं जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी पहले ही कह चुके हैं। पर अगर ये कह रहे हैं तो इसमें इनका कहने का मतलब ये नहीं कि समस्या बढ़ी, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय के लिए ये चेता रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार चुनाव के बाद देश में दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है। ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, उनसे यह पूछा जाए आज की तारीख में जब 1 लाख के लगभग, हालांकि संख्या पूरी तरह से झुटलाई जा रही है, जो सही संख्या है वो नहीं बताई जा रही है, न सही संख्या टेस्टों की बताई जा रही है, न सही संख्या जो संक्रमित मरीज हैं उनकी बताई जा रही है, न ही कितने ठीक हुए हैं उनकी बताई जा रही है, न कितने मरे हैं उनकी बताई जा रही है। झूठ है। फिर भी लगभग 1 लाख लोग प्रतिदिन आज की तारीख में संक्रमित हो रहे हैं और हर दिन आप देखिए 1100, 1200, 1000, 1100, 1000 के ऊपर ही मरने वालों की संख्या लगातार है। क्या यह गंभीर परिस्थिति नहीं है? और सरकार ने जैसे हर चीज से पल्ला झाड़ लिया है और सरकार किसी भी चीज को करने के लिए तैयार नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी जिनका पूरी तरह से भट्टा बैठ चुका है और इस समय बिल्कुल सरकार नंगी हो चुकी है और सामने आ रहा है सब कुछ कि आपके पास में डॉक्टर्स को देने के लिए पैसे नहीं है। इससे ज्यादा डूब मरने वाली स्थिति क्या होगी? आप क्या दोगे? आप देख रहे हैं लगातार आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। अगर राजधानी में जो डॉक्टर्स हैं, 4 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनको आप पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ये वही तो डॉक्टर्स हैं, ये वही तो कोरोना वॉरियर जिन पे आपने फूल बरसाए, जिनके लिए ताली थाली बजवाई, जिनके लिए दिए जलवाए आपने, वही तो है ना सारे के सारे। लेकिन आज आप इनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं और आप ये कारण नहीं बता पा रहे हैं कि सरकार ये सब क्यों कर रही है। और सरकार जितने घोटाले हुए हैं इस चक्कर में, चाहे वो आईसीयू को लेकर जो आईसीयू उपकरण है उनको लेकर घोटाला हुआ हो, जो वो मशीन आती है
उसको लेकर घोटाला हुआ हो, चाहे जो है वो किट को लेकर घोटाला हुआ हो, चाहे जो मास्क को लेकर घोटाला हुआ हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में जो थर्मोमीटर हैं उनको लेकर घोटाला हुआ हो, ये सारी की सारी चीजें सरकार इसके जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? जब हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, कहीं भी हो, सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, और केंद्र सरकार कह रही है कि हम ही करेंगे सब कुछ, तो फिर करते क्यों नहीं? झूठ क्यों बोल रहे हो? और आप देख रहे हैं एक के बाद एक जिस तरह से हाईकोर्ट्स के फैसले आ रहे हैं, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट का आया, उसने बताया कि किस तरह से तबलीगी जमात के लोगों को एक बलि का बकरा बनाया गया। मतलब हाई कोर्ट्स के, कोर्ट के इतने कड़े निर्देश आ रहे हैं, आदेश आ रहे हैं, उस सब के बावजूद भी ये सारी स्थिति जो है सब आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकार कुछ नहीं कर रही। और सरकार बताने को तैयार नहीं है कि कितने लोग इस तुम्हारे जो है इसमें आपने कोरोना के दौरान जिस तरह से आपने सारा काम किया है, और जिस तरह से आपने पर्दे के पीछे से, पिछले दरवाजे से किसान बिल आप लेके आए, मजदूरों को आपने पूरा तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। आपने 300 मजदूर, 400 मजदूरों तक के लिए आपने कर दिया है कि जो भी फैक्ट्री मालिक हैं जो चाहे वो करें, और इससे पहले और भी स्टेट गवर्नमेंट सारा सब कुछ कर चुकी हैं। तो ये जो स्थिति है कोरोना की, और कोरोना की आड़ में जो किया गया, मैं समझता हूं बहुत बयान है कि सरकार किसी का भी जवाब देने में समर्थ नहीं है, और ये जो भी कर रही है इसके पीछे भी कोई ना कोई भयानक षड्यंत्र होगा। और षड्यंत्र मैं समझता हूं कि नियत जो है सरकार की दोबारा से लॉकडाउन करने की, और फिर उस लॉकडाउन में जो भी उसकी वो चीजें हैं जो करना चाहती है सरकार, जैसे इस लॉकडाउन में किया किसान बिल और वो सारी चीजें, वही कहीं ना कहीं उसकी नियत होगी, वही सब कुछ कर रही है। सर, बात की जाए किसान बिल की, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कह रही है कि हम किसान का भला करना चाह रहे हैं, और किसानों का ये कहना है कि हमें ये भला नहीं चाहिए। देखिए, किसानों का ये कहना कभी नहीं है कि हमें ये भला नहीं चाहिए, हमें जो किसानों के लिए ये कर रही है सरकार, ये बिल नहीं चाहिए। आप ये तो पूछेंगे कि जिनके लिए आप ये बिल ला रहे हैं, आपने उनसे कभी चर्चा की? उन संगठनों से चर्चा की जो किसानों के हैं सैकड़ों की संख्या में? उनसे कभी चर्चा की कि भाई हम ये बिल लाना चाहते हैं? या उन्होंने पहले आपसे कहा हो कि भाई सरकार ये कानून लेकर आए? किसानों ने तो नहीं कहा, संगठनों ने तो नहीं कहा, आप अपने आप लेकर आए हैं, और उससे पहले भी आपने किसी तरह की चर्चा नहीं करी है। और आप क्यों लाए हैं? हर कोई जानता है कि चंद जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, जो आपके यार हैं, जिनकी आप चौखट चूमते हो, जिनको आप गले से लगाते हो, जो आपके कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, आपको जिनसे आपने याराना पाल रखा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक क्षेत्र ये बचा हुआ था कृषि का। और अब इस कृषि क्षेत्र में भी आप इन पूंजीपतियों को, अपने जो कैपिटलिस्ट हैं, इनको आप घुसाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट घराने जो इनको घुसाना चाहते हैं, किसान की जमीन को हथियाना चाहते हैं, इसलिए आप ये सारा कर रहे हैं। अगर आप किसान का भला चाहते हैं तो 2-3 काम कीजिए। मैं समझता हूं इसके ज्यादा किसान चाहता भी नहीं। किसान किसी भीख के लिए आपसे मांग नहीं रहा कुछ भी, किसान को भीख नहीं चाहिए, उसे उसका हक चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले करें आप कि एमएसपी के लिए आप कानून लाएं। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है कि हमने एमएसपी इतनी तय कर दी, वो कानून नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई उसे माने ना माने इसका कोई मतलब नहीं है। और सरकार भी कहीं भी एमएसपी जो दी जा रही है वो मिल भी नहीं रही एमएसपी पर। तो ना गेहूं में मिल रही है, ना वो मक्का में मिल रही है, ना वो धान में मिल रही है, उससे कम पे ही खरीदा जा रहा है। तो सरकार के आदेश का कोई मतलब नहीं है, सरकार के कहने का कोई मतलब नहीं है। उसको अगर करना है, एमएसपी के लिए कानून बनाए, और उस कानून में एमएसपी भी वो निर्धारित करे जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से C2, एक्चुअल में C2 जो होता है, जिसमें किसान की जो मेहनत है वो भी उसमें शामिल है, लागत के अलावा उसकी मेहनत शामिल है, उसके हिसाब से C2 करके वो उस पर भी 50% जो देना है, जो कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार है, वो दे। और इसके लिए कानून बनाए, नंबर 1। नंबर 2, किसान को बढ़िया तरह का जो खाद है समय पर वो खाद उपलब्ध कराए, बीज उपलब्ध कराए। और नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात है कि एक बार इस देश के सभी किसानों का, चाहे वो बड़े किसान हो चाहे छोटे किसान हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं करना, उन सबका जो कर्जा है पूरी तरह से माफ किया जाए। मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूं, 2004 के बाद से इस देश में उद्योगपतियों को हर साल 5 लाख से 6 लाख करोड़ रुपए की छूट दी गई है। उनको जो है टैक्स में छूट दी गई है, उनके लाखों करोड़ रुपए के जो सरकार ने जो कर्जा है वो माफ किया। अभी 6,60,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, अभी रिसेंटली जो किया है 68,000 करोड़ का माफ किया है। तो जब आप उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो लाखों करोड़, आप उनको टैक्स में इतनी बड़ी छूट दे सकते हो, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनका बिजनेस ही लाखों करोड़ों रुपए का है,
तो आप ये छूट किसानों को क्यों नहीं दे सकते? किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते? इनको तो 2004 से आप लगा लीजिए, आज 2020 हो गया, आपने तकरीबन हर साल 14 75 लगभग 70 75 लाख करोड़ रुपए का, यानी जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी का 1/3 आप ऑलरेडी 1/3 से ज्यादा है। आज की तारीख में तो जीडीपी हमारी जो 1.5 के आसपास आ रही है, तो आज की तारीख से अगर तुलना करें तो अब तक आप उनको लगभग 50%, जीडीपी का 50% उद्योगपतियों को आप दे चुके हैं, माफ कर चुके हैं। तो आप किसान का क्यों नहीं कर सकते? किसान का तो टोटल करीब 12 लाख करोड़ के लगभग होगा उसका कर्जा, क्यों नहीं माफ कर सकते? माफ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। उद्योगपति आपकी सारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपकी पार्टी के लिए चंदा देते हैं। किसान नहीं दे सकता, उसे तो अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं। इसलिए आप जो किसानों का जो कर्जा है वो माफ नहीं कर रहे हैं। आप उद्योगपतियों के साथ धंधा करते हैं और किसानों को धोखा देकर उनसे वोट लेते हैं। तो किसान इसीलिए सड़क पर है। आपने किसानों को दिया नहीं, किसानों की पीठ में आपने छुरा भोंका है। और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये तीनों बिल जो आप लेके आए हैं, आने वाले समय में किसान को, खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और एक बात और, केवल किसान को बर्बाद नहीं करेंगे, जिस तरह से कालाबाजारी अब होगी, क्योंकि वो लिमिट तो खत्म ही कर दी सरकार ने कि कितना आप इकट्ठा कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सरकार ने जो किया है, फेरबदल किया है, तो लिमिट जो थी वो खत्म कर दी गई। अब जो व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी के पास पैसा है, वो खूब जो मन में आएगा उतना खरीदेगा और उसके बाद में उसको डंप करके कालाबाजारी करेगा। जब कीमतें बढ़ जाएंगी तब उसे निकालेगा, बेचेगा। तो उसकी मार, जो चीज आज उसने किसान से 2 रुपए में खरीदी है, कल उसको 4 रुपए में, 5 रुपए में, 6 रुपए में बेचेगा। और वो हर किसी के लिए बेचा जाएगा, हर किसी को चाहिएगा। वो आम आदमी को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए, मजदूर को भी चाहिए, निम्न वर्ग को भी चाहिए, मध्यम वर्ग को भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो हर कोई मरेगा, उसकी जद में आएगा। तो केवल किसानों का बुरा नहीं किया गया, इस कानून के माध्यम से इस देश के हर वर्ग का सत्यानाश किया गया है। विशेषकर मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी जा रही है किसानों के साथ साथ। सर, बात की जाए यूपी की, तो हाथरस के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीड़ित का नार्को टेस्ट कराया जा रहा है, जबकि मुलजिम का होता है। नहीं, देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। 2010 या 12 के आसपास एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो नार्को टेस्ट है, वो नार्को टेस्ट कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नार्को टेस्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उससे कहीं सच का नहीं पता लग सकता, तो फिर क्यों कराया जाता है? क्योंकि नार्को टेस्ट में एक ड्रग दी जाती है, ड्रग से वो व्यक्ति बेहोशी में होता है और उस समय उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो कर रहा है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, वो अपने हिसाब से पूछेगा। एक फिल्म भी आई है, उसमें आप जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से उसको तोड़ा मोड़ा गया और किस तरह से जो टेस्ट था उसको जो है वो कराएगा। मैं समझता हूं शायद वो जॉली LLB 2 पार्ट 2 में दिखाया गया नार्को टेस्ट का। वो बहुत तरीके से दिखाया कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो नार्को टेस्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ही माने कर चुकी है, इवन एक्यूज का भी, तो आप उसका क्यों करा रहे हैं? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ताकि इस मुद्दे को इतनी बुरी तरह से फंसा दिया जाए कि लोग कहें कि यार कहानी खत्म ही हो गई, छोड़ रहे यार, इसमें कुछ रहा नहीं है। और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी घिनौनी साजिश के तहत, अपनी बुरी नीयत के तहत यह काम पहले ही दिन से शुरू कर दिया। होना तो यह चाहिए था, जो कानून भी कहता है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके यहां रहा तो FIR लिखना जरूरी है, यह आपकी ड्यूटी है। कोई भी हो, कैसी भी हो, अगर लगता है FIR झूठी है तो आप सेक्शन 182 के तहत, सेक्शन 211 के तहत कानून में दे रखा, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते कि तुमने झूठी FIR कराई? तो झूठी, और उसमें सजा भी है, पूरी तरह से सजा है। तो आप जब FIR ही नहीं कर रहे हैं तो पहला तो आप गुनाह वही कर रहे हैं, गैर कानूनी काम आप वही कर रहे हैं। और उसके बाद में जब उसको, लड़की को वहां हॉस्पिटल ले जाना था, हॉस्पिटल नहीं ले गए। और रेप के विषय में आप देखिए कि रेप के विषय में 24 घंटे बाद अगर आप ले जाते हैं और टेस्ट कराते हैं तो कुछ नहीं आएगा, किसी भी तरह से नहीं आएगा। इवन अगर ब्लड के सैंपल भी 48 घंटे बाद लिए जाएंगे तो भी कुछ नहीं आने का, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। और यहां तो लड़की के जो सैंपल हैं वो 11 दिन बाद लिए गए हैं, 11 दिन बाद सैंपल भेजे गए। तो उसका मतलब ही क्या रहा? और ये सब कुछ में शामिल कौन है? सारे के सारे वहां के पुलिस वाले शामिल हैं, उस थाने के जो है SO, CO, IO वगैरह जितने भी लोग हैं, SI वगैरह, वो शामिल हैं। और उसके बाद में जो सब कुछ नौटंकी हुई है, जो ड्रामा किया है और जिस तरह से उसके परिवार को डराया है,
पुलिस ने डराया है 4 दिन तक पूरी किलेबंदी करके। और क्या कर रहे थे वो, जब किसी को नहीं जाने दे रहे तो क्या मतलब इसका। और डीएम वहां बैठ के कह रहा है कि ये जो है आप इससे समझौता कर लो, तो पत्रकार जो है 2 दिन में चले जाएंगे, फिर तुम और हमें ही रहना है। जिस तरह से डीएम डरा रहा है, और उसके बाद में उसी किलेबंदी के अंदर बहुत बुरी तरह से उसने डरा के, जब उससे उसकी भाभी ने कहा कि भाई उसको जरा उसकी शक्ल वगैरह तो देखने लड़की का अंतिम संस्कार के, तो डीएम कह रहा क्या देखोगे, तुम्हें पता नहीं किस तरह से पोस्टमार्टम करते हैं, सर पे हथौड़ा मार के सर को तोड़ देते हैं और ऊपर से नीचे तक पूरा चीर देते हैं। मतलब इतना विभत्स दृश्य पेश कर रहे हैं आप डीएम की स्थिति। तो डीएम मिला हुआ है, एसपी मिला हुआ है, एसएसपी मिला हुआ है, सीओ मिला हुआ है, नीचे पुलिस वाले मिले हुए हैं थाने के, और ऊपर जो है एडीजीपी मिला हुआ। आपने देखा होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो लखनऊ बेंच है जिसमें ये उसने सुमोटो एक्शन लिया, उसने कहा है कि एडीजीपी को डीएम को ये कहने की क्या जरूरत है कि भाई रेप नहीं हुआ। क्या तुम उस टीम में थे जो टीम बनी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए? क्या तुम उस टीम में शामिल थे? नहीं थे, तो तुम कैसे कह सकते हो कि रेप नहीं हुआ? और किस तरह से तुमने बिना उनकी मर्जी के, बिना सहमति के, बिना उनको शक्ल दिखाए कैसे तुमने फूंक दिया, उसका अंतिम संस्कार कैसे कर दिया पेट्रोल डाल के? तो ये सारे सवाल हैं। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, और यही नहीं, उसके बाद में आप देखेंगे कि उस लड़की की जिस दिन उन्होंने जो उसकी लाश को फूंक दिया पेट्रोल डाल के, उसके अगले दिन आपने देखा होगा बलरामपुर में कांड हुआ, भदोही में कांड हुआ। मतलब लगातार कांड हो रहे हैं, उसके बाद भी कांड हो रहे हैं। हालांकि स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी तो एनसीआरबी का डाटा आ रहा है, उसके हिसाब से पता लग रही है कि प्रतिदिन 11 बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, यह रिपोर्ट है। तो जब 11 बलात्कार हो रहे हैं तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस प्रशासन पर, उसकी जो सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है उस पर सब पे सवाल होते हैं। और केवल उसके पे नहीं, सरकार के पे होते हैं। और आपने कल देखा है किस तरह से दिन दहाड़े वहां पे बलिया में एसडीएम वहीं पे खड़ा है, सीओ वहीं पे खड़ा है, इतना पुलिस बल है, और गोली चलाएगी। 10 राउंड की खबर तो, मतलब 10 राउंड की तो आप उसी में सुन सकते हैं, जो वीडियो आ रहे हैं उसी में दिखाए, मतलब सुनने में आ रहा है कि 10 राउंड गोली चली। तो इतनी गोली चली, इतना भारी पुलिस बल काहे के लिए खड़ा था भाई? क्या काम था? आप क्या कर रहे थे वहां? क्या जिम्मेदारी थी आपकी? आपको रोकना नहीं चाहिए था। और इसके बाद में जो वहां का वो विधायक है, वो विधायक जिस तरह से कह रहा है उसने आत्मरक्षा में चलाई है, और अगर दूसरे पक्ष पर एफआईआर नहीं करी तो मैं धरने पर बैठूंगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हजारों लोगों को लेकर, और जो भी कुछ उसने जो भी किया, चाहे जैसा भी हो, मैं उसके साथ में हूं। और पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने गोली चलाई, जिसने हत्या की है, पकड़ा, पकड़ने के बाद सड़क पर ले जाके उसको हथियार सहित भगा दिया। क्या है ये? जंगल राज से भी मैं समझता हूं भयानक राज है। जंगल राज में तो ऐसा कहीं देखा नहीं गया। हमने जंगल राज के उदाहरण देते हैं, लेकिन जंगल राज में तो ऐसा नहीं देखा गया। ये तो जंगल राज से भी भयानक राज है, गुंडों का बोलबाला है, और सरकार और पुलिस ही गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, उसको बढ़ावा दे रही है, उसको प्रेशर दे रही है सारा का सारा। इससे बुरी स्थिति और क्या होगी? क्या बीजेपी के पास में है कोई इसके पक्ष में बोलने के लिए? कहीं कुछ भी है क्या जो सफाई दे सके अपनी? कुछ नहीं है। और गुंडा राज आज की तारीख में पूरे चरम पे। ना कोई वहां की उत्तर प्रदेश की ना कोई बहन बेटी, ना कोई महिला, ना मां, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कब कोई गुंडा आके गोली चला के मार दे, कब कोई पुलिस वाला उठा के ले जाए, उसका पता नहीं, और कब भैया सरकार चाहे उठवा ले। और सरकार तो अब कानून भी बना रही है, एसएसएफ बल जो बनाया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो बनाया है, जिसके अंतर्गत आप दे रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं, ना वारंट की जरूरत है, ना नोटिस की जरूरत है, ना समन की जरूरत है। जब चाहे जिसको चाहे किसी के घर में तलाशी ले ले, किसी को उठा के ले जाए, और कोर्ट भी उस पर कुछ नहीं कर सकती, कोई सवाल नहीं कर सकती। जो एसएसएफ का जो सदस्य है उसके विषय में कोई पूछताछ कोर्ट भी नहीं कर सकती। तो इतना बुरा हाल, इससे ज्यादा और भयानक स्थिति क्या होगी? सर, बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान में सीएएनआरसी का भूत दब गया था। क्या अब अनलॉक शुरू होते ही क्या वो बाहर निकल के आएगा? देखिए, सीएएनआरसी का भूत कभी दबा नहीं था। वो स्थिति है, हम मानते हैं कि जो लोग जितने भी कर रहे हैं वो सब कानून का पालन करने वाले, वो सब संवैधानिक रूप से संघर्ष करने वाले और आंदोलन करने वाले और प्रदर्शन करने वाले लोग। तो वो संविधान का और सरकार के निर्देशों का और जो हालात हैं उनको देख के उसका वो पालन कर रहे हैं। इसीलिए सब लोग अभी शांत हैं, क्योंकि देश का जो माहौल कोरोना की वजह से बनाया गया है और जो है भी, वो सबको देखते हुए सब लोग शांत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लड़ाई है वो लड़ाई बंद हो गई। कोई लड़ाई बंद नहीं हुई, वो लड़ाई लगातार जारी है। और जैसे ही सारी परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, मुझे पक्का विश्वास है ये आंदोलन चलेगा। और जो बात अब मैं कह रहा हूं, आप इसी को देखें, हो सकता है इसी को आधार मान के, या सरकार जानती भी हो इस बात को, उसके पास अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी होगी कि यह आंदोलन अभी शांत हुआ है। माहौल को देख के यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है।
तो जब स्थिति ऐसी हो सकता है कि सरकार जो इन्हीं सारी चीजों को देखे फिर से लॉकडाउन करे, फिर से इस परिस्थितियों को करे और कहे कि नहीं भाई अभी नहीं बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि सरकार को पूरा डर है। जो सीए एनआरसी का आंदोलन चला, पूरे देश में बहुत जबरदस्त आंदोलन चला, हजारों जगह पर, क्योंकि मैंने तो देश में कई जगह गया हूं, मैंने तो देखा है, और रात को 10-10, 11-11 बजे अगर 20-20 हजार महिलाएं दिल्ली से करीब जो आप मान के चलिए 1,500 किलोमीटर दूर आंदोलन में शामिल हो रही, तो आप आंदोलन की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी जमीनी पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यह आंदोलन इतना बड़ा था, निश्चित रूप से सरकार उससे घबराई हुई थी। आने वाले समय में इसी को रोकने के लिए सरकार हो सकता है इसको बढ़ाए, आगे कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो सरकार का काम है। हमारा काम है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, नियमों का पालन करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए संघर्ष करना, और हम उसके लिए वो करेंगे। धन्यवाद।